अरे ओ चंचल, सुन क्यों नहीं रही हो? कब से गला फाड़े जा रही हूँ मैं और तुम हो कि चुप बैठी हो। आकर खा लो न। 60 साल की रमा अपनी 10 साल की नातिन चंचल को कब से खाने के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन चंचल है कि जिद ठान कर बैठ गई है। नहीं खाना है तो बस नहीं खाना है। ए बिटिया, अब इस बुढ़ापे में मुझे क्यों सता रही हो? चल न खा लें हम दोनों। दरवाजे पर आम के पेड़ के नीचे मुंह फुला कर बैठी चंचल के पास आकर नानी ने खुशामद की। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो नानी, कहकर चंचल ने मुंह फेर लिया। ऐसा भी हुआ है कभी? तुम भूखी रहो और मैं खा लूं? कहते हुए नानी ने उसे पुचकारा। तो फिर मान लो ना मेरी बात। मम्मी से बोलो यहाँ आए। अच्छा, बोलूंगी मैं। चल अब खा ले। 10 दिन से तो यही बोलकर बहला रही हो, लेकिन मम्मी से नहीं कहती हो। अभी फोन लगाओ और मेरी बात कराओ। मैं खुद ही बोलूंगी आने के लिए। बोलूंगी कि यहीं कोई काम कर लें। कोई जरूरत नहीं शहर में काम करने की। मुझे यहाँ छोड़कर चली जाती हैं और 3-4 महीने में एक बार आती हैं, वो भी एक दिन के लिए। ऐसा भी होता है क्या? सबकी माँ तो साथ में रहती हैं। लगाओ न फोन। चंचल मन की सारी भड़ास निकालने लगी। तुम जरा भी नहीं समझती हो बिटिया। मम्मी काम पर होगी न अभी। अभी फोन करेंगे तो उसका मालिक खूब बिगड़ेगा और पैसा भी काट लेगा। फिर तेरे स्कूल की फीस जमा न हो पाएगी इस महीने की। जब फुर्सत होगी तब वो खुद ही करेगी फोन। नानी ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, मत करो। अब उनसे बात ही नहीं करनी मुझे कभी। जब मन होता है बात करने का तो मैं कर ही नहीं सकती। वे जब भी करेंगी तो 4 बजे भोर में ही करेंगी। नींद में होती हूँ तब मैं आंख भी नहीं खुलती है ठीक से, तो बात कैसे कर पाऊंगी? तुम ही बताओ नानी, यह क्या बात हुई? अच्छा, ठीक है, इस बार आने दो उसे, जाने ही नहीं देंगे। नानी ने उसका समर्थन किया। हाँ, अब यहीं रहना पड़ेगा उन्हें हमारे साथ। चलो नानी, अब खा लेते हैं, भूख लगी है जोरों की। हाँ मेरी लाडो रानी, 12 बज गए हैं, भूख तो लगेगी ही। चल। चंचल उछलती कूदती नानी के साथ चली गई। दोनों साथ साथ खाने बैठीं। चंचल भूख के मारे दनादन दाल भात के कौर मुंह में ठूंसती जा रही थी। ओहो, शांति से खाना ऐसे खाएगी तो हिचकी आ जाएगी, नानी ने टोका। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। मुंह में दाल भात ठूंसती जा रही थी। आने दो हिचकी, पानी है, पी लूंगी, चंचल लापरवाही से बोली। नानी मुस्कुराई और उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो गईं। बेचारी नन्ही सी जान। इसे क्या पता कि इसकी मम्मी इसके लिए कैसे कलेजे पर पत्थर रखकर दूर रह रही है। दिसंबर की वो सर्द रात, जब वो 8 दिन की इस परी को मेरी झोली में डाल गई थी। पेट दर्द की न जाने कैसी बीमारी लगी थी मुझे। गांव घर के वैद्य हकीम से दवा दारू करके हार गई थी, लेकिन पेट दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह कर दर्द उभर आता था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि शहर में अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। दिखा तो लेती, लेकिन अकेली कैसे जाती? न पति, न कोई औलाद। बाप की एकलौती बेटी थी मैं। माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरी शादी के 2 साल ही तो हुए थे और कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीसरे साल में पति को जानलेवा बीमारी खा गई। बापू भी बूढ़े होकर एक दिन परलोक सिधार गए। रह गई मैं अकेली। दूसरी शादी भी नहीं की, मन ही उचट गया था। हाथ में हुनर था सिलाई बुनाई का तो कुछ काम मिल जाता और घर के पिछवाड़े 3 कट्ठा जमीन में साग सब्जी उगा लेती। जो आमदनी होती उसी से गुजर बसर होती रही। पेट दर्द अब असहनीय होने लगा था। बड़ी खुशामद के बाद पड़ोसी सहदेव का बेटा मुरली तैयार हुआ साथ में शहर जाने के लिए। शहर तो चली गई, लेकिन मुरली के मन में न जाने कौन सा खोट पैदा हुआ कि मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर बहान प्रश्नवाचक चिन्ह से भाग निकला। वो तो अच्छा था कि मैंने पैसा उसको नहीं थमाया था, वरना खैर मैंने डॉक्टर को दिखा तो लिया, लेकिन जब पर्चे पर जांच पड़ताल के लिए कुछ लिख कर दिया तो अक्कबक कुछ न सूझ रहा था। भला हो उस कंपाउंडर बाबू का, जिसने सब काम करा दिया। रिपोर्ट 4 बजे के बाद मिलने वाली थी तो मैं वहीं बरामदे पर बैठकर रिपोर्ट और मुरली दोनों का इंतजार करने लगी।
सोचा कि किसी काम से इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। लेकिन यह क्या, 4 बज गए, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन मुरली का कोई अता पता नहीं। मन में चिंता हुई कि ठंड का मौसम है, 4 बज गए मतलब अब कुछ ही देर में अंधेरा घेर आएगा। घर कैसे जाऊंगी? तभी कंपाउंडर बाबू ने रिपोर्ट लेकर बुलाया, तो मैं झोला उठाए चल दी। डॉक्टर साहब ने बताया, जांच में कुछ गंभीर नहीं निकला है, ठीक हो जाओगी अम्मा। चिंता की कोई बात नहीं, ये सब दवाएं ले लेना, कहकर डॉक्टर ने एक और पर्चा थमाया। मन को शांति मिली। पास ही दवा की दुकान थी, वहीं से दवा ले ली। अब घर जाने की चिंता होने लगी। बस अड्डा किधर है, किस बस पर बैठूं? इतनी देर हो गई, अभी बस खुलेगी भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा घिर आया तो मैंने वहीं बरामदे के एक कोने में अपने झोले से चादर निकाली और ओढ़कर यह सोचकर बैठ गई कि रात यहीं गुजार लेती हूँ किसी तरह। सुबह कुछ उपाय सोचूंगी। घर से लाई हुई रोटी और आलू की भुजिया रखी ही थी। भूख भी लग रही थी तो निकाल कर खा ली। 8 बजे वहां मरीजों की आवाजाही सी खत्म हो गई। तभी गार्ड बाबू आकर कड़क कर बोला, एमआई, इधर सब बंद होगा अब। चलो, निकलो यहाँ से। बाबू, रात भर रहने दीजिए, न अकेली हूँ और घर भी दूर है। सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। मैं न जाने कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना था वह। अड़ा रहा अपनी बात पर। क्या करती मैं भी। झोला उठाकर ठिठुरते हुए सड़क पर निकल पड़ी। भटकती रही घन, पर कहीं कोई आसरा न मिला। ठंड भी इतनी कि सब लोग बाग घरों में दुबके थे। चलते चलते पैर थक गए तो एक मकान के छज्जे के नीचे सीढ़ी पर रात गुजारने की सोचकर झोला रखा ही था कि 2-4 कुत्ते एक साथ टूट पड़े। तभी अचानक से किसी ने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और धर्रर से एक ट्रक गुजरा। मुझे कुछ देर होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे लेटी थी और 22-23 साल की एक खूबसूरत युवती, जिसकी गोद में नवजात बच्चा था, मेरा सिर सहला रही थी। तब सब समझ में आ गया कि अगर यह मुझे नहीं खींचती तो ट्रक मेरा काम तमाम कर देता। ऐसे बेखबर चलती हो, पता भी है रात के 12 बज रहे हैं, ऊपर से इतनी ठंड, और तो और आंख बंद करके सड़क पर चलती जा रही हो। अभी ट्रक के नीचे आती और सारा किस्सा खत्म। वो युवती मुझ पर बरसती जा रही थी, लेकिन उसका बरसना मन को सुकून दे रहा था। पल भर में हमारे बीच न जाने कौन सी डोर बंध गई कि हमने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल के रख दिए। उसके दर्द को जानकर कलेजा कांप गया मेरा। उसका नाम मनीषा था। उसे उसकी सौतेली माँ ने 14 साल की उम्र में ही एक दलाल के हाथों बेच दिया था और यह बात फैला दी कि वो किसी के साथ भाग गई है। दलाल ने उसे एक कोठे पर पहुंचा दिया और उसका नाम मोहिनी रख दिया गया। वो न चाहते हुए भी मालिक के इशारे पर नाचती। हर रात अलग-अलग मर्द उसके जिस्म से खेलते। कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़ी जाती और फिर दोगुनी मार सहती। एक बार तो वो घर भी पहुंच गई थी, लेकिन सब ने अपनाने से इनकार कर दिया। खूब जलीकटी सुनाई। समंदर भर का दर्द लेकर वो लौट आई फिर उसी अंधेरी गली में। 8 दिन पहले ही उसने बेटी को जन्म दिया था। पेट से तो वो पहले भी 2 बार रही थी, लेकिन जैसे ही पता चलता कि पेट में लड़का है, फौरन पेट गिरा दिया जाता, क्योंकि लड़कों के जिस्म से कमाई नहीं होती। न इस बार लड़की थी तो उसका माली प्रश्नवाचक चिन्ह खुश था। लेकिन मोहिनी हर हाल में अपनी बच्ची को इस दलदल से, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालना चाहती थी। यही सोचकर वो आज छिपते छिपाते बाहर निकली थी कि या तो कहीं भाग जाएगी या फिर बेटी के साथ नदी में कूदकर जान दे देगी। तुम जान देने की बात कैसे कर सकती हो बेटी, जबकि तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जान देने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा? तुम ही बताओ, भाग कर कहाँ जाऊं? लोग न मुझे चैन से जीने देंगे, न इस नन्ही सी जान को। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि हम दोनों मर ही जाएं। उसके मुंह से अम्मा शब्द सुनकर मेरी छाती में ममता की धार फूट पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरी जिंदगी तुम्हारी हुई न। अभी अभी तुमने अम्मा बुलाया मुझे और मैंने तुम्हें बेटी, है कि नहीं? तो एक माँ के रहते बेटी को किस बात की चिंता? मेरी बेटी और नातिन मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर,
नन्ही सी बच्ची को चादर में लपेटकर अपनी छाती से लगा लिया था मैंने। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती, मोहिनी ने एकदम से इनकार कर दिया। कैसी मुसीबत? बच्चे माँ के लिए मुसीबत नहीं होते हैं। तू चल मेरे साथ, मेरा गांव शहर से दूर है, कोई खोज भी नहीं पाएगा। मैंने खूब मनोहार की, लेकिन वो थी कि मान ही नहीं रही थी। सुबक सुबक कर कहने लगी, अम्मा, तुझे कुछ नहीं पता कि इन चकाचौंध वाली गलियों के सरदार की पहुंच कितनी दूर तक है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर और भी न जाने कितने रसूखदारों को अपनी सेवा देते हैं ये लोग। ऐसी कई हस्तियों के हाथों लुट चुकी हूँ मैं भी। मोहिनी का नाम और चेहरा सबका जान पहचाना है, फौरन ढूंढ लेंगे ये भेड़िए। अम्मा, अब इस नरक की आदी हो चुकी हूँ मैं। अब तक कोई मलाल नहीं था, लेकिन अब इस नन्ही जान के लिए कलेजा मुंह को आ जाता है। इसे किसी भी कीमत पर इस नरक में न झोंकने दूंगी उस जालिम को, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। तो क्या सोचा है तुमने? मुझसे रहा नहीं गया। अम्मा, एक एहसान करोगी मुझ पर? वो कातर स्वर में बोली। तू बोल तो सही। मैंने आश्वासन दिया तो वह बोली, तू इसे रख ले अपने पास, पाल ले इसे, मैं खर्च भेजती रहूंगी, खूब पढ़ाना लिखाना, और हाँ, मैं कभी भी मिलने भी आती रहूंगी सबसे छिपकर। लेकिन मेरी सच्चाई मत बताना कभी, वरना नफरत हो जाएगी इसे। जब पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी तो सही समय पर सब सच बता देंगे। बोल अम्मा, तू करेगी यह एहसान मुझ पर? मैंने उसे गले से लगा लिया और हामी भर दी। अम्मा, तुम्हारे गांव की तरफ जाने वाली पहली बस सुबह 5 बजे खुलती है, मैं बिठा दूंगी, तुम चली जाना। अभी तो 2 ही बज रहे हैं और ठंड भी इतनी है। चलो कोई कोने वाली जगह ढूंढ लें, कम से कम ठंडी हवा से तो राहत मिले। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी, कहकर उसने मेरा झोला उठाया और चल पड़ी। बच्ची मेरी गोद में थी। थोड़ी दूर चलने पर बस अड्डा आ गया। यात्री ठहराव के लिए बने हालनुमा बरामदे पर एक खाली कोने में हमने रात काटी। वो रात भर बच्ची को अपनी छाती से लगाए रही। हम दोनों सुबह मुंह अंधेरे उठ गईं। उसने चादर से मुंह ढक लिया और टिकट ले आई। मुझे बस में बिठाकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया। इसके बाद उसने मेरे गांव का नाम पता एक कागज पर लिख लिया, फिर बोली, अम्मा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज से यह तुम्हारी है। मैं वहां सबसे कह दूंगी कि ठंड लगने से मर गई तो फेकाई नदी में। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन एक अलग ही चमक भी थी। बस खुलने ही वाली थी। वो बच्ची को चूम कर तेजी से नीचे उतर गई। तब से यह मेरे साथ ही है। मोहिनी 2-4 महीने पर आ जाती है मिलने। अब तो फोन खरीद कर दे दिया है, तो जब मौका मिलता है बात भी कर लेती है। अरियो नानी, हाथ क्या रुक गया तुम्हारा? खाऊं न? मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी न। चंचल ने हाथ पकड़कर अपनी नानी को झकझोरा तो वे वर्तमान में लौट आईं। अरे हाँ, खा ही तो रही हूँ। हो गया तुम्हारा तो तुम उठ जाओ, नानी हड़बड़ा कर बोली। तुम भी न नानी बैठे बैठे सो जाती हो? चंचल हंसते हुए बोली और चांपाल की ओर भागी।